पशुपालन हमारी संस्कृति व सभ्यता के उद्भव काल से भारतीय जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। प्राचीन काल से ही भारत की अर्थव्यवस्था में चरागाहों पर निर्भर पशुपालन का प्रमुख योगदान रहा है। कृषि के क्रमशः विकास के साथ साथ इसका साहचर्य बना रहा। वर्षा पर आधारित चरागाह कम उत्पादक हैं। इनकी क्षमता से अधिक चराई हुई है तथा इनमें अनुपयोगी झाड़ियों की भरमार है। भारत में पशुओं की आबादी में निरंतर वृद्धि होती रही और इससे चरागाहों पर दबाव बढ़ता गया। चरागाहों में अत्यधिक चराई से वनस्पतियों की प्राकृतिक संरचना, उत्पादन व चारे की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट का दौर प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। बंजर क्षेत्र इसकी कहानी कह रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास का दौर प्रारंभ हुआ और इसके साथ ही एक नई समस्या ने जन्म लिया। यह समस्या है आवासीय, कृषि या औद्योगिक विकास हेतु चरागाह भूमि पर अतिक्रमण। अब स्थिति यह है कि पशुओं को चरने के लिए गांव के आसपास जमीन ही नहीं बची है। वन क्षेत्रों से भी अत्यधिक व असंतुलित चराई के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। प्राकृतिक चरागाहों की वर्तमान दशा शोचनीय है। प्राकृतिक चरागाहों के सुधार व विकास हेतु दीर्घकालीन कार्य योजना की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए चरागाहों के सर्वेक्षण व सुधार हेतु तकनीकी विकास को गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में चरागाह एवं वन चरागाह विभाग की स्थापना हुई। विगत 40 वर्षों से अधिक समय में संस्थान के वैज्ञानिकों ने चरागाह, चारा उत्पादन एवं उपयोग से संबंधित अनेक विषयों पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। These are the spots of the phenolics in a chromatogram, and these are the spots in the chromatogram for the amino acids, and these are the standard amino acids. These can be compared. परिणाम स्वरूप चरागाह उत्पादन तथा वन चरागाह उत्पादन की विभिन्न तकनीकियां विकसित की गईं, जो कि चरागाहों के पुनरुद्धार के लिए सर्वोत्तम हैं। हमारे देश के पशुधन आधारित कृषि व्यवस्था में चरागाहों का बहुत बड़ा योगदान है। मानव सभ्यता के विकास के साथ पशुओं के ऊपर निर्भरता, पशुपालन और प्राकृतिक चराई के संसाधनों पर निर्भरता, वह निर्भरता इन 50 वर्षों में कृषि के विकास के साथ थोड़ी कम तो जरूर हुई है, क्योंकि चरागाह के क्षेत्रों में काफ़ी कमी आई है। पहले करीब 100 मिलियन हेक्टेयर की जगह अब केवल 12 मिलियन हेक्टेयर में ही चरागाह सीमित रह गए हैं। शुष्क क्षेत्रों को, मरु क्षेत्रों को या पहाड़ी क्षेत्रों को अगर हम देखें तो वहाँ पर अभी भी 50% से अधिक चारे की आपूर्ति चरागाहों पर ही निर्भर रहती है। इस व्यवस्था में भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी की स्थापना आज से 42 वर्ष पहले इन्हीं उद्देश्यों को लेकर की गई थी, जिससे चरागाहों की उत्पादन व्यवस्था और उनके उपयोग पर समुचित अनुसंधान किए जाए और उनकी उत्पादकता और टिकाऊ उत्पादन में वृद्धि प्राप्त की जा सके। इन 42 वर्षों में इस संस्थान ने प्राकृतिक चरागाहों के आकलन,
ग्रास कवर ऑफ इंडिया की शुरुआती दौर की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में चारागाहों के विकास, चारागाहों के पुनरुत्थापन और उसके प्रयोग पर काफ़ी अनुसंधान हुआ है। हमारे इन्हीं अनुसंधानों के परिणत से आज न केवल चारागाह विकास बल्कि कृषि वन चारागाह विकास का स्वरूप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए ज़्यादा उपयोगी पाया गया है, जहाँ पर चारा केवल चारागाह या घास कुल के पौधों से ही नहीं बल्कि पेड़ों से भी प्राप्त होता है। प्राकृतिक शरित चारागाहों के पुनरुद्धार के लिए मृदा व जल संरक्षण की योजनाओं को सबसे पहले लागू करते हैं। मिट्टी का क्षरण रोकने व जल संचयन को बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकों को प्रयोग में लाते हैं। संस्थान में ट्रैक्टर से जुड़े पिटर डिस्कर को चारागाह की भूमि में चलाने से नाव के आकार के छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। वर्षा काल में इनमें जल संचय होता है। इस प्रकार से यह एक बहुत सूक्ष्म जलागम क्षेत्र का कार्य करते हैं। प्राय देखा गया है कि उजड़े चारागाह में झाड़ियों की भरमार हो जाती है। जानवरों द्वारा खाई जाने वाली झाड़ियों की संख्या को भी नियंत्रित करना चाहिए, जिससे घास उगने के लिए खुली जमीन हो सके। मिश्रित पशु चराई अर्थात गाय, भेड़, बकरी को एक साथ चराने से भी झाड़ियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ऐसी झाड़ियों को जिन्हें पशु नहीं खाते समूल नष्ट कर देते हैं। यदि झाड़ी काटने के बाद उसके डूंठ के ऊपरी भाग पर उपयुक्त खरपतवार नाशक का घोल डाल दें तो वे पुनः नहीं पनपती हैं। चारागाह सुधार की पूर्व तैयारी के क्रम में ही उजड़े व अवनत चारागाह से अनुपयोगी वनस्पतियों व दीमक इत्यादि को हटाने के लिए नियंत्रित जलाने की प्रक्रिया को भी अपना सकते हैं। हर तीसरे वर्ष जनवरी के अंतिम सप्ताह में जलाना लाभदायक होता है। इस प्रक्रिया को अपनाने से चारागाह की मिट्टी की गुणवत्ता में बढ़ोतरी तथा खरपतवारों में कमी पाई गई है। जलाने से पहले घास की कटाई हो चुकी होती है तथा जलाने के बाद वसंत ऋतु में घास के नए कल्ले निकलते हैं जो पोषकता से भरपूर होते हैं। प्रथम वर्ष में अगला महत्वपूर्ण कार्य बाड़ लगाने का करते हैं। बाड़ लगाने के लिए सीमेंट, लोहा अथवा लकड़ी के खंभों पर कांटेदार तार लगाए जाते हैं, जिससे चारागाह की उचित सुरक्षा हो सके। विभिन्न प्रकार की बाड़ और उनकी लागत के आकलन से निष्कर्ष निकला है कि जीवित पेड़ पौधों की बाड़ सबसे सस्ती और बहुउपयोगी है। इस प्रकार की बाड़ लगाने के लिए चारागाह के चारों ओर गहरी नालियों की कतारें बनाते हैं। पहली कतार में कांटेदार झाड़ियां जैसे करौंदा, विलायती बबूल इत्यादि लगाते हैं। दूसरी कतार में भी इन्हीं को लगाते हैं तथा तीसरी कतार में चारा देने वाली झाड़ियां लगाते हैं ताकि इनकी कटाई से पत्ती, चारा व जलाऊ लकड़ी मिलती रहे। बीज द्वारा स्थापना के लिए सामान्यतः अच्छे किस्म की भूमि की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत में चारागाह केवल बंजर भूमि पर उपलब्ध हैं। इस प्रकार की भूमि में यदि बीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं तो गोली बनाकर और कम मात्रा में हैं तो नर्सरी में पौध उगाकर चारागाहों की स्थापना करें। चारागाह की भूमि व नमी के अनुकूल घास व दलहन की उन्नत प्रजातियों का चयन करते हैं। घास व दलहनी चारे के लिए बीज की मात्रा उनके आकार, वजन एवं अंकुरण की क्षमता के ऊपर निर्भर करती है। छोटे एवं हल्के वजन वाले बीज को 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोया जाए। मध्यम आकार एवं वजन वाले बीज को 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। कम वर्षा होने पर घास के बीजों का मिश्रण बोने से अधिक सफलता मिलती है। सामान्य वर्षा होने पर सभी घासें स्थापित हो जाती हैं।
बोने से पूर्व बीज का अंकुरण का प्रतिशत बढ़ाने के लिए इनका उपचार बहुत ही आवश्यक है। साधारणतया घास के बीज में इस प्रकार की समस्या नहीं होती, किंतु दलहनी चारे के बीज का उपचार बहुत ही आवश्यक है। स्टाइलो के बीज को खौलते पानी में 60 से 90 सेकंड रखने पर इसका अंकुरण प्रतिशत बढ़ जाता है। घास के बीज में भी अच्छे अंकुरण के लिए इसे बोने से पूर्व 6 से 8 घंटे भिगोकर रखना चाहिए। साधारणतया बोने का समय किसी स्थान की जलवायु, भूमि में नमी की मात्रा एवं उचित तापक्रम पर निर्भर करता है। शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में घास एवं दलहनी चारे को वर्षा के आरंभ में ही बोना चाहिए। घास तथा दलहनी चारे के बीज को वर्षा ऋतु आने पर या तो छिड़क दिया जाता है या इसे कतारों में बो देते हैं। बोने के 45 दिन बाद 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन तथा 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फॉस्फेट उर्वरकों का छिड़काव करते हैं। घास या दलहनी के बीजों को गोली बनाकर बोने से बिना गोली बनाकर बोने की अपेक्षा चरागाहों की स्थापना अधिक सफल होती है। गोलियां आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के आकार की बनाई जाती हैं। गोलियां बनाने से पहले बीज में गोबर की खाद, काली मिट्टी और बालू को 1:3:1 के अनुपात में लेकर मिलाते हैं। इसके बाद संस्थान द्वारा विकसित बीज की गोली बनाने की मशीन में यह मिश्रण डाल देते हैं। उपयुक्त पानी की मात्रा डालकर इसे मशीन में हिलाते हैं तथा कुछ ही समय में इसकी गोलियां बन जाती हैं, जिन्हें अच्छी तरह सुखाकर उपयोग में लाया जाता है। गोलियों को वर्षा ऋतु के आरंभ में छिड़क कर बो दिया जाता है। यदि बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में नर्सरी द्वारा पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधशाला उन सभी प्रकार की भूमि में बनाई जा सकती है जिनमें नमी रोकने की क्षमता अधिक होती है। खेत तैयार होने के बाद 6 मीटर लंबी और 1.2 मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेते हैं। प्रत्येक क्यारी में 40 किलोग्राम गोबर की खाद, 75 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 25 ग्राम यूरिया अच्छी तरह मिला देना चाहिए। वर्षा ऋतु आरंभ होने से 4 से 6 सप्ताह पहले पौधशाला में बीज बो दिया जाता है, जिससे वर्षा शुरू होने के समय यह रोपाई के लिए तैयार हो सके। कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा बीज 4 से 8 मिलीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। इसके बाद हजारे से सिंचाई कर देनी चाहिए और फिर भीगे हुए बोरे से ढक देना चाहिए। यदि क्यारियों को बोरे से ढका जाता है और उसे हमेशा नम बनाए रखा जाता है तो अंकुरण 72 घंटे के अंदर हो जाता है। अंकुरण हो जाने के बाद बोरों को क्यारियों से सायंकाल हटा लेना चाहिए, जिससे रात भर में पौधे ठंडे वातावरण में रहकर स्थिर हो सकें। क्यारियों को बोरा हटाने के बाद दूसरे दिन सुबह खजूर की पत्तियों से या किसी और इसी प्रकार की वस्तुओं से ढक देना चाहिए, जिससे छोटे छोटे पौधों पर छाया बनी रहे। लेकिन ढकने में इस बात का ध्यान रखें कि ढकने वाली वस्तु पौधों को न छू सके। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में घास लगाने के लिए 10 से 12 क्यारियों की आवश्यकता होती है। 4 से 6 सप्ताह बाद पौधों की ऊंचाई 20 से 25 सेंटीमीटर हो जाती है, जो खेत में रोपाई के लिए सर्वोत्तम है। पौध खेत में उस समय लगानी चाहिए जब वर्षा अच्छी मात्रा में होने लगती है। पौध 50 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर लगाते हैं। चरागाहों में दलहनी चारे को उगाने से इनका प्रबंध अच्छी तरह होता है। दलहनी चारे से न केवल चारा उत्पादन की वृद्धि होती है, बल्कि क्रूड प्रोटीन का उत्पादन भी बढ़ता है, जिससे चरागाहों की गुणवत्ता बढ़ जाती है। चरागाहों की स्थापना के प्रथम वर्ष में जब बीज बनकर जमीन पर बिखर जाए, तब चारा काटकर पशुओं को खिलाते हैं।
अगले वर्ष से कटाई प्रत्येक माह के अंतराल पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक काटा जाता है। इन चरागाहों में सीधे चराई भी कराई जा सकती है। चरागाहों का उपयोग तथा प्रबंध इस प्रकार से करना चाहिए ताकि घास को उगने तथा पुनर्जीवित होने के लिए जड़ों का अच्छा विकास हो, साथ ही चारे की उपलब्धता अधिक समय के लिए हो सके। पशुओं को एक वयस्क गाय इकाई प्रति हेक्टेयर की संख्या में चराते हैं। झाड़ियों पर नियंत्रण हेतु 1.5 से 2 वयस्क गाय इकाई प्रति हेक्टेयर तक पशु संख्या बढ़ा सकते हैं। मिश्रित पशु चराई से झाड़ियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो बकरियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। चरागाह को टुकड़ों या खंडों में आंतरिक बाड़ द्वारा बांटते हैं और क्रमशः प्रत्येक खंड में पशुओं को इस प्रकार चराते हैं कि एक खंड में हर वर्ष बीज बनकर उसी में झड़ जाएं। बीच बीच में नमक व खनिज मिश्रण के ईंटों को भी किसी खंबे के सहारे लटका देते हैं ताकि पशु आसानी से उसे चाट सकें और खनिज लवण की पूर्ति कर सकें। वर्तमान स्थिति में उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में काफी प्रयोग किए जा रहे हैं। इन प्रयोगों से उत्पादकता में कई गुना वृद्धि पाई गई है। यह वृद्धि जहां आधा टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन था, वहां अब 4 से 6 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल रहा है। पशुओं को चराई के संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। जैव विविधता में काफी बढ़ोतरी हुई है। स्टाइलों की विभिन्न प्रजातियां पौष्टिक चारे की उपलब्धता हेतु प्रमुख स्रोत हैं। स्टाइलों के चरागाहों की स्थापना हेतु इनके बीज को प्रत्येक वर्ष के बाद बोया जाना चाहिए ताकि इनसे अच्छा हरा चारा मिल सके। स्टाइलों के चरागाहों के अच्छे उपयोग हेतु अक्टूबर के बाद इनमें सीधी चराई करा सकते हैं। स्टाइलों की पत्तियों से अधिक पौष्टिक पशु आहार मिलता है। इसके लिए स्टाइलों की फसल को पूरी तरह उगाने के बाद काट लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त चारे को छाया में पूरी तरह सुखाया जाता है। स्टाइलो पशु आहार में 12% से अधिक क्रूड प्रोटीन की मात्रा होती है। बीज के लिए उगाई गई स्टाइलो की फसल को उत्पादन के बाद काट लिया जाता है तथा इसे भी पशु आहार के उपयोग में लाया जाता है। वीट ब्लॉक बनाने वाली मशीन से इसके ब्लॉक तैयार किए जाते हैं जिन्हें कभी भी संपूर्ण पशु आहार के रूप में उपयोग में लाया जाता है। शुष्क क्षेत्रों के चरागाह कम अवधि के होते हैं जिनमें चारे की उपलब्धता केवल 3 माह तक रहती है। पशुपालन तभी सफल हो सकता है जब पशुओं को पोषक हरा चारा मिलता रहे। इसके लिए एक स्थायी तथा सस्ता तरीका है वन चरागाह का विकास। मूलतः वन चरागाह वानिकी की ही एक पद्धति है। इसमें बहुउद्देशीय पेड़ों को खेती के अनुपयुक्त बंजर भूमि या पशु चराई वाले क्षेत्र में कतारों में लगाते हैं। कतारों के बीच की खाली जमीन में उन्नत किस्म की घास व दलहन के बीजों का छिड़काव कर उन्नत चरागाह बनाते हैं। बढ़ती जनसंख्या से भूमि पर बढ़ते दबाव, उत्पादकता के लिए होड़, प्राकृतिक स्रोतों के दोहन, पर्यावरण तथा अधिक लाभ कमाने आदि कारणों को दृष्टिगत रखते हुए शरित चरागाहों के पुनरुद्धार हेतु आज के परिप्रेक्ष्य में वन चरागाह पद्धति सर्वोपरि है।
किसानों को वर्ष भर घास, दलहन चारा और पेड़ पत्ती चारा मिलता है एवं घर में खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी भी मिलती है। चरागाह से भू संरक्षण की रोकथाम हो जाती है तथा बंजर भूमि की मिट्टी में घास, फूस व पेड़ की पत्तियों के मिलने से उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है और साथ ही इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता व उर्वरता भी बढ़ती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि कुछ वर्ष बाद ही बंजर भूमि कृषि योग्य उपजाऊ हो जाती है। संस्थान ने विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में वन चरागाह पद्धति के विकास हेतु चारा वृक्ष, घास व दलहनी चारा तथा उनकी प्रजातियों का चयन किया है। चारा वृक्षों को लगाने के लिए उनकी पौध नर्सरी में उगाई जाती है। फरवरी मार्च में पॉलिथीन की थैली में मृदा तथा गोबर की खाद भरकर इनमें पौध उगाई जाती है। वर्षा ऋतु आरंभ होने से पहले ट्रैक्टर से जुड़े मशीन से गड्ढे बन जाते हैं। पौधों की रोपाई वर्षा ऋतु आने के बाद की जाती है। यदि संभव हो तो शुष्क समय में इनमें सिंचाई कर देनी चाहिए। वृक्ष के पौधों के बीच घास के बीज बोकर अथवा रोपाई करके घास स्थापित की जानी चाहिए। दलहनी चारे की स्थापना केवल बीज बोकर की जाती है। तीन वर्ष तक इस पद्धति में चारे को काटते हैं तथा चौथी पांचवी वर्ष बाद इसमें पशुओं की सीधी चराई की जाती है। चारे के वृक्षों की छंटाई 3 वर्ष बाद चारे की कमी वाले समय में की जानी चाहिए। इस पद्धति में विभिन्न चारा वृक्षों की पत्तियों से 4 से 6 टन प्रति हेक्टर औसत शुष्क चारा उत्पादन प्रतिवर्ष प्राप्त हो जाता है। 8 साल की बढ़ोतरी के बाद विभिन्न पद्धतियों से वृक्षों की छटाई से 1.5 से 2.5 टन प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष ईंधन की प्राप्ति बंजर भूमि से हो जाती है। बंजर चरागाहों से 12 वर्ष की अवधि में उत्पादकता उत्तम पाई गई है। ऐसे क्षेत्रों से अधिक 1 टन प्रति हेक्टर चारा उत्पादन की तुलना में वन चरागाह पद्धति से विभिन्न उत्पादों के रूप में 10 टन प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन मिल जाता है। अच्छा लाभ कमाने के उद्देश्य से किसान अपनी बंजर भूमि का विकास बागवानी चरागाह पद्धति से करना उचित समझता है। इस पद्धति में बंजर भूमि में सुगमता से उगने वाली प्रजातियां जैसे कि बेर, आंवला, शरीफा आदि की स्थापना की जाती है तथा इनके वृक्षों की कतारों के बीच पड़ी भूमि पर घास व दलहनी चारा उगाया जाता है। वृक्ष बड़े होने पर इसमें चराई की जा सकती है। इस पद्धति से चरागाहों पर दबाव में कमी आती है, पर्यावरण में सुधार होता है तथा किसानों को अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध हो जाता है। इसमें बीच में आप देख रहे हैं लाइन लेग्यूम्स की, स्टाइलोजैंथिस स्टाइलो लेग्यूम यहाँ बोया हुआ है। उससे चारे की गुणवत्ता बढ़ जाती है, साथ ही जमीन की उपजाऊ क्षमता भी सुदृढ़ होती है। इसमें
एक कंपोनेंट जो इस समय नहीं विजिबल है, नहीं दिख रहा है, वो है पशुधन, जिसको इस स्टेज पर हम फील्ड में सीधा ग्रेज करा सकते हैं और उससे उत्पादन ले सकते हैं। नीचे पेड़ों की पत्तियां गिरी हुई हैं, इस